अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। इस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और कहीं दूर कव्वाली हो रही है। मुझे कव्वाली में भी लुत्फ़ आ रहा है। हल्की हल्की आवाज़ अगर आपको आए तो ये मत समझिएगा कि कव्वाली हमने करवाई है। बकरीद से पहले एक साहब से मेरी मुलाकात हुई हफ्ता भर पहले। मुझे बहुत अच्छे लगे, सफ़ेद बाल, साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए। किसी ने बताया बहुत पैसे वाले हैं, डिफेंस में 4-5 हज़ार गज का घर है आपका, बेतहाशा गाड़ियां हैं और खुश रहते हैं। बकरीद के बाद एक दावत में जब मैं इनसे मिला तो ये मुझे कुछ परेशान नज़र आए और मुझसे कहने लगे कि मैं लूज टॉक में आना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए कोई परेशानी है? बोले मैं लूज टॉक में आके बताऊँगा आपको। मैंने उनको बुला लिया है, तो आइए आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? हाँ? आप ठीक हैं? बहुत पैसा है, अल्लाह का दिया, बहुत पैसा है। तो इसमें परेशानी क्या बात है? बहुत पैसा है। और क्या नाम उसका, 5 बेटे हैं। पांचों के पांचों जो है बाहर जॉब करते हैं और बहुत आमदनियाँ। पांचों के पांचों बाहर कमा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, तो खुशी की बात है। इसमें परेशानी क्या बात है? हाँ, 8 कमरों का मकान है। 8 कमरों का मकान है। 8 कमरों का? क्या बात है? बहुत अच्छी बात है। 6 कमरों के अंदर बड़े बड़े डीप फ्रीजर हैं। माशाल्लाह, बड़े बड़े डीप फ्रीजर हैं। माशाल्लाह। बेगम जो है उनकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो कुर्बानी की खाले तक किसी को नहीं देती। तो ये प्रॉब्लम है, ये मुसीबत है। कुर्बानी का गोश्त तो बांट देना चाहिए। कुर्बानी का गोश्त बांट देना चाहिए, लेकिन असल में बेगम जो हैं गोश्त की टेक्नोलॉजी किसी को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहती हैं। कोई ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं। 6 डीप फ्रीजर्स हैं, 2 में साबित बकरे हैं। 6 डीप फ्रीजर हैं आपके यहाँ? 2 जिनमें 2 में साबित बकरे हैं। कंप्लीट टोटल बकरे। हाँ? और 4 में जो है, 4 में जो है वो कुर्बानी का गोश्त भरा हुआ है जो अगले साल तक चलेगा। और असल में बेगम जो है ना वो खुद भी गोश्त में बहुत खुद कफील है। मैं समझा नहीं। आप कैसे समझेंगे? मैंने आपको बताया, अभी नहीं बताया ना। जब मैंने नहीं बताया तो आप नहीं समझेंगे, जब मैं बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे। बहुत माशाल्लाह तंदुरुस्त है। अब आप समझे? जी जी समझ। मैंने बताया। जी जी। जब मैंने नहीं बताया तो आप नहीं समझेंगे। जब मैंने बता दिया आपको तब आप समझेंगे। जी जी। तो ये है सूरत हाल कि वो खुद भी बहुत माशाल्लाह सेहतमंद है और जिंदा बकरे को वो बगल में ऐसे दाब लेती हैं जैसे पर्स को नहीं दाबते और निकाल पड़ती हैं। ये है। कितने बकरे आप लोग कुर्बान करते हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेट कीजिए। मिसबा, यूसुफ, 5 जो बच्चे हैं हमारे बाहर, उनके 2-2। क्या बात काहे की हो रही है? हम बात किस पे कर रहे हैं? बकरों पे। तो फिर और क्या कुर्बान करेंगे वो? अच्छा नहीं, आप सवाल। हमारे 5 बेटे हैं, उनके 2-2। स्टूपिड सवाल। अच्छा नहीं, सॉरी स्टूपिड सवाल है। मैं माफी मांगता हूँ। हाँ जी जी, मांगनी चाहिए आपको। जी जी। कुर्बानी का गोश्त खाया तो मैं ये कह रहा था कि ये स्टूपिड सवाल था। देखिए 5 जो मेरे बच्चे हैं गैर मुमालिक में, उनके 2-2 10 हो गए जी। बकरे, ठीक है, बकरे।
कितने हो गए? 10 हो गए। 2 जो है हमारी बेगम के, 12 बकरे हो गए। एक गाय बेगम की वालदा की। ओफो, माशाल्लाह। कितने हो गए? बहुत हो गए जी। 2 मेरे नाम के, तो 14 बकरे, एक गाय हो गए ना। अब मेरे वालिद साहब के नाम पे एक ऊंट। अब वालिद साहब के नाम का ये ऊंट। आपने क्या किया? ये इससे फोर्स पैदा होता है, बात में जी, फोर्स पैदा होता है। वालिद साहब के नाम का ऊंट। क्यों? हाँ मुझे पता था कि आप यही सवाल करेंगे। वालिद साहब के नाम पे ऊंट की वजह ये है, मेरी बेगम ये कहती है कि माफ कीजिए जानू, वो आपके वालिद की कोई कल सीधी नहीं है, इसलिए उनका ऊंट लाजमी है। आपकी बेगम बहुत ज्यादा मुसलमान है? अब मुसलमान का तो यहाँ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन बहुत है। ताहद निगाह आप देखें तो बेगम नजर आती हैं, ताहद निगाह। बल्कि थोड़े दिन पहले मैं चीन गया था। अब क्या हुआ कि जब मैं चीन गया तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जब मैं देख रहा था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो मुझे बेगम याद आ गई। फोर्स पैदा होता है। हाँ। पैसे वाली है? कौन? बेगम। अब जो हुलिया मैंने बताया है, बगैर पैसों वाली इस तरह की किसी औरत से कोई बहुत ही जाहिल और गिरा हुआ आदमी होगा जो शादी करेगा। ये काट दे, ये कटवा देना। ये मुझसे निकल गया गलती से, ये कटवा दे। मैं कोशिश करूंगा। नहीं कोशिश नहीं, तो खत्म करें इसको। नहीं, ये प्रोग्राम दुबई से ऑन एयर नहीं, कहीं से भी इसको खत्म करवा दीजिए। अगर ये खत्म नहीं हुआ, कटा नहीं, तो जो मेरे रिश्तेदार हैं बेगम के, वो रस्सियों से मुझे बांध के खींच के सड़क पे ले जाके काट देंगे। कटवा दीजिए। ये मैं नोट कर लेता। बहुत मेहरबानी इनायत। तब आप खुल के बात कीजिए। नमाज पढ़ती है? हैं? बेगम नमाज पढ़ती है? कौन? आपकी बेगम। झुक नहीं सकती, तो क्या करती हैं कि जब वो नमाज पढ़ती हैं तो हाथ जो हैं वो आधे पेट तक उनके आते हैं, बस लेटे लेटे दुआ मांग लेती हैं। मैं आपसे एक बात कहूँ कि जब हम लोग अकेले मिलते हैं आपस में तो सिर्फ बेगम की बुराई करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आपकी बेगम है, आपके बच्चों की माँ है। मेरे बच्चों की माँ? जी। तो बिला वजह नहीं, ऐसी नहीं थी जी, ऐसी नहीं थी वो, पहले ऐसी नहीं थी। जैसी आप हैं मेरी बेगम, बकौल शायर, जैसी आप हैं मेरी बेगम, कभी ऐसी तो न थी। बात करनी मुझे मुश्किल, कभी ऐसी तो न थी। यार 1 हफ्ते पहले कुर्बानी के जानवरों को जमा करो जी, उनको दाना दुनका दो, एक टेंट लगवाओ घर के बाहर, वहां पर उन सबको जमा करो, हाँक के, और तमाम जुमला रिश्तेदारों को बुलवा के दिखाओ कि देखिए साहब, हम कर रहे हैं कुर्बानी। मैं शो ऑफ, नो कुर्बानी, शो ऑफ। बहुत अच्छी बात की आपने। ख़वातीन हज़रात, आपने भी देखा होगा। नहीं, आप बताइए इनको मैंने अच्छी बात की है, बताइए इनको। ये कौम को ये पता लगना चाहिए कि मैंने एक अच्छी और कामिल बात की है। शो ऑफ, कुर्बानी तो एक अजीम चीज, शो ऑफ। कुर्बानी एक रिवायत है जो हम समझते हैं कि नहीं, इनको बताइए मैंने अच्छी बात की है। मेरे मेहमान ने बहुत अच्छी बात की है बस कि बहुत से लोग सिर्फ दिखावे के लिए इतने जानवर खरीद लेते, कुर्बान करते। आप मतलब ये अपनी बेगम के साथ अकेले रहते हैं घर में, बच्चे बाहर हैं, मगर 15-20 जानवरों की कुर्बानी। एक ऊँट भी
ऊँट भी, ऊँट और ऊँट के साथ गाय। तो जब तक मैं इनसे इस ऊँट के मामले में बात करता हूँ, आप इश्तहार देखिए। जानवर भी आप खरीद के लाते हैं? जी, जानवर भी आप ही खरीद के लाते हैं? जी हाँ, जी हाँ, मैं ही खरीद के लाता हूँ। सुजुकी में बकरों के साथ मुझे बिठा देती है। क्यों? अब ये क्यों का सवाल करने की जरूरत मुझ में नहीं है। उनकी अपनी एक तहजीब है, उनकी अपनी एक रवायत है। सुजुकी में आप ड्राइवर के साथ बैठते हैं? जी नहीं, मेरी बेगम को किसी ने ये समझा दिया है कि जो कुर्बानी का जानवर होता है ये औलाद की तरह होता है, तो इनके साथ, औलाद के साथ बैठना चाहिए। ये उनको किसी ने समझाया है। किसने? वो आती हैं हर जुम्मे के जुम्मे आती हैं, वो नकाबपोश लेक्चर दे के चली जाती हैं। तो आप सुजुकी में बकरों के दरमियान बैठकर आते हैं, जी, तो क्या करते हैं? कुछ नहीं, हर स्पीड ब्रेकर के बाद औलादों की मैंगनियाँ जेब में से जमा करके निकालते हैं और ऐसे इधर उधर देख के बाहर सुजुकी से फेंक देते हैं, और ये नोटिस करते रहते हैं कि कोई जानने वाला देख तो नहीं रहा है। जिस पोजीशन में बकरे बैठे होते हैं उसी अपोजिशन में, मतलब हमें उसी पोजीशन में बैठना पड़ता है, 2 हाथ और 2 पैरों के बल ऐसे। मैं बताता हूँ आपको, देखिए। मैं समझ गया, समझ नहीं गया। नहीं, आप देखिए, जब तक आप देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे। तो इस पोजीशन में कितनी देर आदमी बैठ सकता है? हाँ, गुड क्वेश्चन। अब सवाल ये है कि अगर तो बकरा कोई सीधा साधा है तो उसी पोजीशन में बैठना पड़ता है, और अगर कहीं उन बकरों के दरमियान आ गया कोई पहाड़ी, ओहो, वो तो पहाड़ से कुछ और ही अजायम लेके आता है यहाँ शहर, वो अगर मौजूद हो तो फिर पोजीशन जो है वो चेंज करनी पड़ती है। नहीं समझे? नहीं, मैं समझ गया बिल्कुल आपकी बात। फिर पोजीशन, अगर बकरा पहाड़ी है, ओहो हो, पहाड़ी बकरे का आपको इल्म नहीं है कि वो क्या चीज होता है। एक बहुत ही मस्त चीज होती है पहाड़ी बकरा, बहुत दंदन आता है। जब आप सारे जानवर घर आ जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? फिर ये होता है कि बेगम हमारी जो है, उन्होंने पहले से लगवाया होता है शामियाना। एक तो होता है ना पलकों का शामियाना, जी, वो होता है कोई बड़े किस्म का शामियाना नहीं होता है जी, पोल लगे, वो शामियाना पहले से वो लगवा लेती हैं तुरंत। और उनके लंच और डिनर का भी पहले से इंतजाम होता है। बाद में बोल पैदा हो रहा है, तो उनका पहले से इंतजाम होता है लंच और डिनर का, और उसके बाद उनको आराम से उतार कर खूंटे से बांध दिया जाता है, और तमाम रिश्तेदारों को टेलीफोन कर दिया जाता है कि आइए, शो ऑफ, शो ऑफ, कुर्बानी नहीं, शो ऑफ। शामियाने लग गए, बकरे आ गए, आपने खूंटों से बांध दिए, जी। फिर गाय और ऊँट? गाय और ऊँट जो हैं वो हम सेकंड डे जाके खुद खरीदते हैं। आप ही जाते हैं? जी हाँ, मैं जाता हूँ, क्योंकि वो जो इस्लामिक टीचर हैं हमारी बेगम की, उन्होंने उनको ये समझा दिया है कि भाई घर का बड़ा जब तक कुर्बानी का जानवर खुद खरीद के नहीं लाएगा कुर्बानी होती नहीं है। तो ऊँट आप किस तरह खरीदने जाते हैं? टोटल क्याओस, आप शायद यकीन नहीं करेंगे। वो होता यह है कि लालू खेत से ऊँट खरीद कर डिफेंस तक जब जाते हैं ना, तो ऊँट में बैठ के ऐसा मुझे महसूस होता है जैसे मोहम्मद बिन कासिम की फौज का कोई लुटा हुआ आखिरी सिपाही बैठ के अपने घर को जा रहा है। तो आप खुद ऊँट पे बैठ के डिफेंस तक जाते हैं? अभी मैंने क्या कहा आपसे, यही कहा ना कि जी। मैं जाता हूँ, और अभी उससे पहले भी तमहीद बताई आपको मैंने कि वो इस्लामी टीचर ने कहा है कि आपको खरीदना है खुद, वरना कुर्बानी नहीं होगी। तो ऊँट पे बैठ के आप लालू खेत से डिफेंस डिफेंस। तो
कैसा लगता है सड़क पर? बता दिया ना आपको कैसे लगता है। तो कभी अब वाकया बता, जी, एक जी। अजीब बात, इस दफा एक अजीब बात हुई। अब मैंने ऊँट खरीदा, बॉट फ्रॉम लालू खेत। अब मैं ऊंचक के ऊँट पर बैठ गया, ठीक है। अब ऊँट चल रहा है, चलते 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 जैसे ही मैं जमजमे के करीब पहुंचा, एक ऑल्टो जो है ऊँट की टांगों में आके घुस गई। अब जनाब मैंने ऊपर से झांक के देखा और उस ऑल्टो में जो खातून चला रही थी उनसे मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, आपकी गलती है, आपको इतनी बड़ी टांगें नजर नहीं आई? तो नीचे से शीशा खोल के मुझसे क्या कह रही हैं, मेरी नहीं बुढ़े, तेरी गलती है। मैंने कहा शुक्र कीजिए कि ऊँट खड़ा हुआ है, अगर बैठ गया ऊँट तो आपकी ऑल्टो लेट जाएगी। पब्लिक जमा होना शुरू हुई, कोई 30-40 नफूस आदमी अफराद जमा हो गए। अब ना वो ऊँट को निकाल रहे हैं ना वो ऑल्टो को निकाल रहे हैं। अब वो निकाल किसे रहे हैं? वो जो खातून ड्राइवर है उनको दरवाजा खोल के उनको निकाल रहे हैं, खींच रहे हैं। और वो 50 नफूस खातून को ऐसे खींच रहे हैं जैसे जिंदगी में पहली दफा किसी को खींच रहे हैं। फिर क्या हुआ? वो कुछ नहीं हुआ, खातून निकल गई, हमने अड़ंगा दिया उसको, ऊँट को। हमने कहा चलिए, ऊँट फुदक फुदक के चलने लगे। रास्ते में किसी जगह पे ऑल्टो खुद ब खुद निकल गई। आपके चोट तो नहीं आई? नहीं, मेरे चोट नहीं आई, लेकिन मुझे शुबह कामिल यकीन कि ऊँट के चोट लगी, लेकिन वो बताते हुए शर्मा रहा है। जी हाँ। ऊँट खरीदने के बाद आप गाय खरीदने जाते हैं? जी हाँ, गाय खरीदने जाते हैं, मगर सेकंड डे। जी जी, ये ऊँट आफ्टर ऊँट गाय सेकंड डे गाय गाय। खरीदने जाते हैं, कुर्बानी का गोश्त खाया। तो अब वो जो गाय को भी सुजुकी में लाद के लाना पड़ता है, समझे आप? वो सफर जो है वो नाकाबिल बयान है बाबा। यूँ समझ ले, सुजुकी जो है वो चौराहा हो जाता है और गाय जो फव्वारा मारती हैं, वो फव्वारा मुझ पे से होता हुआ जब सड़क क्रॉस करती कि मोटरसाइकिल सवारों पे जब वो फव्वारे के छींटे पड़ते हैं तो उसमें कुछ तो बहुत ज़्यादा मुगल्लज़ात बकने लगते हैं। एक ने तो आके कहा नीचे उतर बे, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा भाई चेक कर लो, मैंने नहीं किया है। ये है। हर साल आप इस मरहले से गुजरते हैं? जी हाँ, जब तक हमारी बेगम जिंदा है या हम जिंदा हैं या हमारी बेगम की वो टीचर जिंदा है, हमें इस मरहले से गुजरना पड़ेगा। अब एक बात मैं आपसे, आप एक जीनियस आदमी हैं, एक सवाल करना चाहता हूँ। ये बताइए, वन क्वेश्चन फॉर यू, कि जब गाय को सुजुकी में डाला जाता है तो वो धबा धब गोबर करती है, और जब उसे लाके शामियाने में बांध दिया जाता है तो बिल्कुल खुश्क रहती है, बिल्कुल भी गोबर नहीं करती। गाय की ये सुजुकी पॉलिसी मेरी समझ में नहीं आई। ये जो गोबर की पॉलिसी है, इसका गाय से क्या ताल्लुक है? अच्छा, जानवर घर आ गए आपके, घर आ गए, फिर क्या होता है? हाँ, फिर जो एक नया मरहला शुरू होता है। रात भर बेगम के खर्राटे और बकरों की आवाजें सोने नहीं देती हैं। वो तो बेगम खर्राटे ले रही हैं और अब बताइए, इस साउंड इफेक्ट में कोई सो सकता है? कैन यू स्लीप? नहीं तो आप दूसरे कमरे में जाके सो जाएं। हाँ, बेगम की जो टीचर है उन्होंने हमारी बेगम को ये बताया, शौहर सिर्फ मर के दूसरे कमरे में सो सकता है, आफ्टर द डेथ। आप बातें सुन रहे हैं मेरे मेहमान की,
सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं। समझ भी रहे हैं। थोड़ी देर अकेले में सोचिए कि ये क्या कह रहे हैं। जब तक मैं उनसे कुछ बातें कर लूं, आप इश्तिहार देखिए। एक तरफ बेगम के खर्राटे, दूसरी तरफ बकरे के खर्राटे। तो फिर आप क्या करते हैं? कुछ नहीं साहब, परेशान होकर मैं उठता हूँ, खामोशी से उठ के जैसे ही जाने लगता हूँ, बेगम सोते सोते कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? फौरन मुझे लेटना पड़ता है। आप बताइए, ये भी कोई जिंदगी है साहब? ये काम तो मतलब ये जानवरों का ख्याल रखना या जानवरों की देखभाल करना या चारा देना, तो ये काम तो कोई और भी कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन हमारी जो बेगम की टीचर हैं, उन्होंने उनसे कहा है कि जब तक कुर्बानी के जानवरों का ख्याल घर का सरबराह खुद नहीं करेगा, कुर्बानी हो नहीं सकती। तो आप किस तरह ख्याल करते हैं? हाँ, सिर्फ अल्लाह माफ करे, ऊँट को नहलाने में, सिर्फ उसकी गर्दन धुलाने में 2.5 घंटे लगते हैं। वो भी ऊँट की इनायत है कि अगर गर्दन नीचे रखे तब, और अगर उसने उठा ली गर्दन, मैं उस दिन साफ कर रहा था, गर्दन नीचे थी उसकी, प्यार से मैं, पता नहीं क्या बात उसको मेरी नागवार गुजरी, उसने ऐसे जो गर्दन उठाई तो मैं खींचता चला गया साथ में। घर में कोई नहीं था, 2.5 घंटे बाद नीचे आया हूँ। ये है। तो कुर्बानी के दिन क्या होता है? हाँ, कुर्बानी के दिन कसाई, बेगम, बकरे और गाय में हाथापाई होती है। हाथापाई। बेगम, कसाई, बकरे और गाय में हाथापाई? जी हाँ, आके बैठ जाती है वहां पर कुर्सी डाल के। मैंने कहा, बेगम भाई, जिनका काम है उन पे साझे, आप मुनासिब नहीं लगता है कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जाइए। कहती है, तुम्हें बकरों की डिटेल का पता नहीं है। कहने लगी, ये लोग जो है ना, बकरे के पार्ट्स जो है ना, वो चोरी कर लेते हैं। मैंने कहा, भाई अजीब बात करो। खैर साहब, बकरा कटा। अब खुदा का करना ये हुआ कि बकरे की सिर्फ एक किडनी थी। देखिए, बकरे की एक किडनी निकली। बेगम खड़ी हो गई कि दूसरी किडनी कहाँ है? कसाब कहने लगा, भाई तलाशी ले लीजिए। मैंने तो नहीं ली। अब बताइए कितना बुरा लग रहा है कि खातून कसाब के गुर्दों की तलाशी ले रही है। उसने कहा, भाई इसमें एक ही गुर्द। तब मैंने कहा बेगम, तुम्हारे दादा के भी तो एक ही गुर्दा था, एंड ही सर्वाइव्ड ऑन ओनली 1 किडनी। समझे ना आप? तो कहने लगी कि नो नो नो, ऐसे नहीं। वो गई, अपनी टीचर को टेलीफोन किया कि गुर्दे, एक ही गुर्दा निकला है उसका, बकरे का, आप बताइए कुर्बानी जायज़ है या नहीं। उन्होंने कहीं ये फरमा दिया कि देखिए, अगर बकरे को पेशाब करते हुए कोई तकलीफ हो रही थी तो इसका मतलब है कि ये कुर्बानी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर उसका पेशाब नॉर्मल आ रहा था फिर तो ठीक है। अब मुझ पे उलट पड़ी कि आप बताइए, आपके सामने उसने पेशाब किया? आपकी बातचीत में लुत्फ आ रहा है। हाँ, मुझे खुद भी लुत्फ आ रहा है। जब आपकी बेगम ने आपसे पूछा कि कभी उस बकरे ने आपके सामने पेशाब किया, तो आपने क्या कहा? मैंने उनसे कहा, मैंने कहा, देखिए बात यह है कि सुजुकी में उस बकरे ने मेरे ऊपर पेशाब किया था। अब मैं अपने आप को देख रहा था, मैं इसलिए मैं ये नोटिस नहीं कर सका कि उसका यूरिन नॉर्मल पास हो रहा था या एबनॉर्मल। फिर आपने बकरा काटा या नया लेके आए? कौन? दूसरा बकरा लाना पड़ा। तो गोश्त आप लोग नहीं बांटते? मेरी बेगम जो है, उनको पता नहीं क्या जिद है, वो जो है कुर्बानी का तमाम गोश्त डीप फ्रीजर में इकट्ठा कर लेती हैं। और अल्लामा माशाल्लाह 6 डीप फ्रीजर आप। जी हाँ, और किसी को एक बोटी नहीं खाने देती हैं, तौबा। बल्कि एक डीप फ्रीजर में तो मैंने एक अजीब बात नोटिस की, उसमें पाए रखे हुए थे और उन पर पर्ची लगाई हुई थी, 48 पेयर्स कटेड ऑन, डेट लिखी और नीचे एक्सपायरी की डेट लिखी। मुझे एक सवाल आपसे पूछना नहीं चाहिए,
क्या बेगम को मुझे छोड़ देना चाहिए? नहीं नहीं, ये सवाल नहीं नहीं, ये सवाल भी आप कर लीजिए। नहीं नहीं, मुझे कोई मजाक नहीं। नहीं, ये सवाल नहीं है कि कितने रुपए के जानवर आप हर साल खरीदते हैं? 4 to 5 lakhs, 4 से 5 लाख रुपए के जानवर। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बकरा कुर्बान करें और जो बाकी पैसे बचे वो आपको दे दें? नहीं, मुझे नहीं। अच्छा, वो किसी गरीब बच्चे को उससे तालीम दिलवा दे। हाँ, ये भी सवाब की इसमें, हाँ, इसमें भी एक पॉइंट है। वो जो हमारी बेगम की टीचर हैं, उनसे जब ये कहा तो कहने लगी कि आप लोग पैसे वाले बहुत हैं लेकिन सब जाहिल हैं, इसलिए आप किसी को तालीम नहीं दिलवा सकते। उन्होंने कहा अपना दायरा जो है सिर्फ कुर्बानी तक रखें, वरना क़यामत के दिन आपके शौहर का जब बारबेक्यू होगा ना जहन्नम में, तो आप देख नहीं सकेंगे। ये कहा उन्होंने। जब कुर्बानी हो जाती है 3 दिन बाद, चौथे दिन आप क्या करते हैं? चौथे दिन मैं ओजड़ी कैंप में बैठा रहता हूँ। ओफ, चारों तरफ ओजड़ी कैंप में बैठा रहता हूँ। और जब गर्मी की शिद्दत से 1-1.5 बजे जब ओजड़ियाँ फटना शुरू होती हैं, तब बीवी सुजुकी को बुलाती हैं और उसमें लात के उसको रुखसत कर देती हैं। मुझसे कहने लगी ये ओजड़ी कैसे फटी? क्या सवाल था? ओजड़ी कैसे फटी? ओजड़ी कैसे फटी? मैंने कहा जब हुकूमत नहीं बता रही है तो मैं कैसे बताऊं कि ओजड़ी कैसे फटी? खुश रहिए। आप भी। बेगम ने पूछा आपसे चौथे दिन कुर्बानी के 2:30 बजे दिन के कि ओजड़ी कैसे फटी? तो आपने जवाब दिया जब हुकूमत नहीं बता रही है कि ओजड़ी कैसे फटी तो मैं कैसे बताऊं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।